नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। भोर की बात में आपका स्वागत है दोस्तों। आज भोर की बात का जो लाइव प्रसारण हुआ है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है, संभवतः नेटवर्क का इशू रहा होगा इसकी वजह से। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बनाकर मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ और इसी सिलसिले में इसको मैंने दोबारा शूट किया है। तो भोर की बात में जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि दो खबरें बेहद महत्वपूर्ण थी। नंबर एक की जो उड़ीसा के बालाशोर में एक रेलवे दुर्घटना हुई है जिसमें करीब 100 के आसपास लोग मारे गए बताए जा रहे हैं और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मुख्य मुद्दा आज मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूं वो ये है बृजभूषण शरण सिंह बनाम महिला पहलवान। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि पिछले 45 दिनों से जो है महिला पहलवान जो है वो अनशन पे हैं, धरने पे हैं और उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। अपने खिलाफ हुए कथित यौन शोषण के आरोप में उन्होंने 2 एफआईआर कराई है। वो एफआईआर जो है दिल्ली पुलिस इस एफआईआर की जांच कर रही है और महिला पहलवान कह रही है कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। तो इसको लेकर तमाम तरह के वो सब कवायद चल रहे हैं, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे टीवी पर, सोशल मीडिया पर। और पिछले 24 घंटों में इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, उसके बारे में हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो मुझे लग रहा है वो ये हुआ है कि कल इन जो महिला पहलवान हैं, जो चैंपियंस हैं हमारे देश के ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की और एशियाई गेम्स की जो पदक विजेता हैं, जिन्होंने भारतीय तिरंगे का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, इनके समर्थन में हमारे बहुत ही बेहद ही सम्मानीय और बहुत ही लोकप्रिय जो है क्रिकेट प्लेयर्स, 1983 के विश्व कप विजेता टीम के सदस्य, कप्तान, जी हाँ, अपने पाजी कपिल देव जी है और उसके अलावा जो है महेंद्र अमरनाथ और तमाम जो दूसरे खिलाड़ी हैं, विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी हैं, वो कल पहलवानों के समर्थन में आए और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है और जो कुछ वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे उनको जो है काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और इस समस्या का या इस मामले का जल्दी से जल्दी निराकरण होना चाहिए, कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिए, कोई सम्मानजनक हल निकलना चाहिए। और उन्होंने पहलवानों से ये भी अपील की कि आप जो है अपने मेडल गंगा में न फेंकें, क्योंकि ये मेडल आपने अपनी मेहनत से और अपने संघर्ष से कमाए हैं, तो इनको कहीं फेंकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो एक तरह से जो हमारे चैंपियन थे, पर रियल चैंपियन जिनको कहा जाए, पहली बार 1983 में इन्होंने विश्व कप उस समय दिलवाया था भारत को जब किसी को उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत पुरानी बात है और मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वक्त मैं करीब 15-16 साल का रहा होऊंगा और आरा बिहार का एक शहर है, भोजपुर ज़िला है, आपको पता होगा। तो आरा मेरा नेटिव प्लेस है और हमारा मकान था वहाँ पे, दादाजी का बनवाया हुआ मकान था। हम लोग गर्मी में जो है वो छत पे सोते थे और तो ये उस दौरान जो है टीवी नहीं था, उस दौरान हमारे घर में टीवी नहीं था। टीवी आ गया था लेकिन हमारे घर में नहीं था और रेडियो पर इसकी कमेंट्री आती थी। तो हम कमेंट्री सुन रहे थे। 1983 के जून की रात है ये, मेरे ख्याल से 21, 22 या 23 जून की रात थी जब ये विजेता हुई थी हमारी टीम। और हम पूरा कान लगा, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था, उस कंपनी का भी नाम मुझे याद है, आपको भी याद होगा। वो एक बच्चा ऐसे मुंह पे उंगली रखे हुए, बुश कंपनी हुआ करती थी, उसका एक ट्रांजिस्टर था हमारे पास। उस ट्रांजिस्टर पे हम सब भाई बहन, चाचा ताऊ सब हम लोग कमेंट्री सुन रहे थे रात को। नेटवर्क मतलब फ्रीक्वेंसी कभी कमज़ोर हो जाती थी, आवाज़ धीमी आने लगती थी, कभी कट जाती थी, लेकिन फिर भी हम कान अपना जो है रेडियो से चिपकाए रखे पूरे मैच तक। और जब महेंद्र अमरनाथ ने आखिरी विकेट लेकर भारतीय टीम को चैंपियन बनाया, हम खुशी से कूद पड़े, नाचने लगे, गाने लगे। मतलब हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो रियल खुशी थी चैंपियन बनने की। और उन चैंपियन खिलाड़ियों ने आज इन चैंपियन खिलाड़ियों के समर्थन में खड़े होकर दिखा दिया कि वो वाकई चैंपियन हैं। हालांकि उसी टीम के सदस्य रोजर बिन्नी भी थे, जो इस समय शायद अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने कहा है कि वो जो है इससे मतलब इत्तेफाक नहीं रखते। खैर वो दूसरी बात है, लेकिन फ़िलहाल अपने कपिल पाजी के खड़े होने से मैं बहुत खुश हूँ। कपिल पाजी ने दिखा दिया कि वो रियल में चैंपियन है। और कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि 1983 की विश्व कप विजेता टीम तो सामने आ गई पहलवानों के समर्थन में, लेकिन 2011 की टीम कब आएगी, या दूसरे जो चैंपियंस हैं, जो मास्टर्स हैं, लिटिल मास्टर्स हैं, वो कब आएंगे।
वो कब इन खिलाड़ियों के समर्थन में कुछ कहेंगे, बहरहाल वो अलग विषय है। लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट था पिछले 24 घंटों में। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा डेवलपमेंट, दूसरे सिक्के का दूसरा पहलू है, जिसमें सरकार आ रही है, जिसमें सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आला कमान की तरफ से भी दो कल हुए हैं, एक्शन हुए हैं। नंबर 1 एक्शन ये हुआ है कि बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर ये आरोप है और जिस तरह से वो अपने समर्थन में लोगों को इकट्ठा करने में लगे थे, अब वो साधु संतों को अपने समर्थन में इकट्ठा करने में लगे थे। 5 जून को उन्होंने अयोध्या में संत सम्मेलन आयोजित किया था और उस संत सम्मेलन के जरिए जो है वो अपने पक्ष में समर्थन जुटाना चाहते थे, अपने पक्ष में लोगों को खड़ा करना चाहते थे। उस संत सम्मेलन पर कल भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के इशारे पर, या यूँ कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर, उस रैली पर रोक लगा दी गई है। निश्चित रूप से इस रोक पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी जरूर योगदान रहा होगा। उन्होंने फीडबैक दिया होगा या उनको लगा होगा अपने वरिष्ठ अफसरों के साथ मीटिंग करके, या फीडबैक जो उन्हें मिला होगा उनसे उन्हें लगता होगा कि ये मामला जो है और आगे बढ़ सकता है अगर इस सम्मेलन को होने दिया जाएगा। तो लिहाजा जिला प्रशासन जो अयोध्या का है उसने धारा 144 लगा दी और कह दिया कि साहब यहाँ पर कोई रैली नहीं हो सकती है। बहुत बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बल्कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। इस रैली को नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये टकराव को और आगे बढ़ाता और इससे कोई फ़ायदा किसी पक्ष को नहीं मिलता। न बृजभूषण शरण सिंह को कोई फ़ायदा मिलता और न ही दिल्ली पुलिस जो इसकी जांच कर रही है उसको कोई फ़ायदा मिलता, ना ही सरकार को कोई फ़ायदा मिलता। सिर्फ विपक्ष जो है इसका फ़ायदा उठा सकता था। तो ये एक अच्छा कदम है, अच्छी बात है कि इस जो है सम्मेलन को रोक लगा दिया गया या स्थगित कर दिया गया, जो भी कैंसिल कर दिया गया। नंबर 1 तो ये सरकार की तरफ से कदम उठाया गया। दूसरा कदम ये उठाया गया कि बृजभूषण शरण सिंह को ये हिदायत दी गई कि वो अनावश्यक बयानबाजी से बचे। यानी वो इधर उधर जो कुछ बोल रहे थे कि फांसी लगा लूँगा, तो ये कर लूँगा, तो वो कर लूँगा, तो मैं शिलाजीत खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, फलाना करता हूँ, ठिकाना करता हूँ, कोई कुछ कह दे आके, बहरहाल जो भी हो, तो उस बयानबाजी पर भी उन्हें रोक लगाने की बात कही गई, उन पर रोक लगा दी गई है और कहा गया है कि वो बिना मतलब बेवजह कोई भी बयान जारी नहीं करेंगे। तो ये 2 बड़े डेवलपमेंट हुए पक्ष में विपक्ष में। तीसरा डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं, तीसरा डेवलपमेंट ये वो हुआ कि आपको पता होगा कि 2 दिन पहले जो है वो खाप पंचायत मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में हुई थी और उस पंचायत में तमाम लोग आए थे, चौधरी आए थे और दोनों समुदाय के, गुर्जर के और जाट दोनों समुदाय के नेता चौधरी वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। उसमें ये फैसला किया गया था कि जो है वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। साथ ही साथ ये कहा गया कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तो जिसमें उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो क्या दूसरा कोई होता तो उसको जल्दी गिरफ्तार कर दिया जाता है, पहले गिरफ्तार किया जाता है फिर जांच की जाती है। तो और क्या सरकार ये कानून बनाएगी कि पॉक्सो एक्ट जिसके ऊपर लगेगा उसको पहले जांच होगी तब जो है गिरफ्तारी होगी। तो सबसे पहले ये वीडियो हमारे पास है, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं इसे। तो सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि राकेश टिकैत ने क्या कहा इस पॉक्सो एक्ट के बारे में को लेकर और उससे संबंधित अभियुक्त के ऊपर जिसके ऊपर ये पॉक्सो एक्ट लगता है, उनका इशारा बृजभूषण शरण सिंह की तरफ था। तो पहले आप राकेश टिकैत की ये बात सुन लीजिए कि वो क्या कहा मुजफ्फरनगर खाप पंचायत में, फिर आपको हम बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो कल संपन्न हुआ है शुक्रवार को, उसमें क्या किया गया। और 40 दिन से वे एक एलिगेशन झेल रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, जांच होगी। हमने कहा कि पॉक्सो धाराएं जिस पे लगी आज से पहले, उसकी गिरफ्तारी पहले हुई या जांच पहले हुई? तो सबने ये बताया कि गिरफ्तारी पहले हुई। अगर उनकी गिरफ्तारी पहले हुई तो वही इस वाले केस में क्यों गिरफ्तारी नहीं? क्या आने वाले टाइम पे कानूनों में ये संशोधन करेंगे कि जिसपे भी इस तरह के केस लगेंगे पहले जांच होगी या गिरफ्तारी होगी? या तो एक कानून ही बना दो कि गिरफ्तारी नहीं होगी, हम पहले जांच करेंगे, तो भी हम इनको सबको मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो जो बीच का पीरियड चल रहा है, इनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी
दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पैदा होगी। ये लड़ाई इसी की है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। तो सुना आपने राकेश टिकैत को। यही राकेश टिकैत उसके बाद कुरुक्षेत्र में भी खाप पंचायत हुई और इस खाप पंचायत में जो है राकेश टिकैत ने कहा कि 9 जून तक का समय है सरकार के पास, यानी केंद्र सरकार के पास, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। तो राकेश टिकैत और खाप पंचायत जो कुरुक्षेत्र में हुई, उनका ये फैसला कल आया कि 9 जून तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये आंदोलन चलता रहेगा। एक बार फिर वो कोशिश करेंगे कि वो जंतर मंतर पे जाएं और पहलवानों को एक बार फिर से वहाँ बिठाने की कोशिश करें, यानी टकराव बढ़ता जाएगा, टसन बढ़ता जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि सरकार इसे नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर हम बात करें उसकी जाटों की, तो अगले साल जो है वो चुनाव होने हैं। हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, राजस्थान में तो इसी साल चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में 27 में होने हैं, लेकिन उसके पहले 24 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो ये तमाम सीटें जो है हरियाणा से हैं और राजस्थान के कुछ सीमावर्ती इलाकों से हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। इस पर जाट और गुर्जर बाहुल्य किसान हैं। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर सी बात है कि सरकार नहीं चाहेगी कि ये पहलवानों का मामला जो है वो जाति विवाद की ओर बढ़े, मतलब कास्ट उसमें उपस्थित हो जाए, जात की भावना आ जाए, तो इससे नुकसान हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार कोई ना कोई इसका रास्ता निकालेगी और अगले 72 घंटों में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ना कोई ठोस कार्रवाई ज़रूर की जाएगी, क्योंकि जो डेवलपमेंट पिछले 24 घंटे में हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह पर शिकंजा अब कसता जा रहा है। और इसकी एक वजह और भी है कि इन इलाकों में जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इन इलाकों के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो संजीव बलियान हो, MP हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से या हरियाणा से एक राजकुमार भर हैं कोई, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक सांसद को बचाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है न सिर्फ अपना फजीहत कराएगी बल्कि नुकसान भी उठाएगी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के जो सीट्स हैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि उनका कितने सीटों पर जोर है और ये जो गुर्जर और जाट लोग हैं इनका कितने सीटों पर जोर है। तो अगले 24 से लेकर 48 घंटों तक कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अब सब जानते हैं कि कल हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे और पुलिस ने हमें डिटेन कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और ऊपर से हमारे ऊपर ही मुकदमा FIR कर दी, जबकि हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक महिला के ऊपर 20 फोर्स थी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनने हमारे साथ कितना ज्यादती की है और आप वीडियोस में भी देख सकते हैं। इस वीडियो का बनाने का माध्यम सिर्फ यही है कि जो हमारे समर्थक हैं, जो अभी भी कहीं कहीं रुके हुए हैं, गुरुद्वारे में हमारा वेट कर रहे हैं, तो उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आज का पूरा दिन हम आगे आंदोलन कैसे चलेगा उसकी रूपरेखा बनाने में लगे हुए थे। हम पीछे नहीं हटे हैं, आंदोलन जारी रहेगा और जो भी होगा वो हम आपको जल्द ही बता देंगे। आप लोग ऐसे ही समर्थन बनाए रखो। धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को ये अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हैं। मेरा एक ये भी सवाल है कि क्या अगर ये आरोप किसी विपक्षी सांसद पर लगे होते तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होने में या जांच होने में, पुलिस की जांच पूरी होने में इतना समय लगता? मेरे ख्याल से शायद नहीं। बहुत सारी बातें हैं। कल जो पिछला 24 घंटा बीता है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर एक और डेवलपमेंट हुआ। उसमें आपको पता होगा कि 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत आयोजित की गई थी, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि उस खाप पंचायत में क्या हुआ, क्या कहा राकेश टिकैत ने, क्या कहा नरेश टिकैत ने और क्या कहा राजेंद्र प्रधान ने, जो हरियाणा से आए थे और कुश्ती संघ के जो है वो पदाधिकारी भी थे। उन्होंने मंच पर जो है अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है सरेंडर कर दिया और कहा कि मैं यहीं से इस्तीफ़ा देता हूं। हालांकि बाद में नरेश टिकैत के कहने पर उन्होंने ये कदम उठाने से उन्होंने वापस ले लिया अपने इस कदम को। लेकिन खाप पंचायत कल भी हुई, कुरुक्षेत्र में भी हुई और उसमें भी ये फैसला हुआ है कि 9 जून तक, यानी आज 3 जून है, अगले 5-6 दिनों तक अगर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं होता है या यूँ कहें उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है
तो जो है वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे, सड़कों पर उतरेंगे, दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे ज़रूरत पड़ी तो, और समय मिला तो गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, और आंदोलन ये चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो है वो इन महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता या ये पूरा मामला किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच जाता। तो उम्मीद मैं, जैसा कि मैंने जाहिर की ही, कि अगले कुछ दिनों में, अगले 48 घंटों में, हो सकता है 72 घंटों में कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार को भी लग रहा है कि मामला जो है अब आगे बढ़ता जा रहा है और पानी सिर के ऊपर से गुजरता जा रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा किस तरह से मीनाक्षी लेखी जो मंत्री हैं केंद्रीय सरकार में, वो किस तरह से वो भागते नज़र आ रही हैं। एक पत्रकार के सवाल पर, इसी महिला पहलवानों के बारे में वो पूछे जाने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। उसके बाद वो भागती हुई दिखाई दे रही हैं उस पत्रकार के सवालों से बचने के लिए। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं वो ये भी हैं कि हरियाणा में जहां अगले साल चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जाट और गुर्जर नेता, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी उसमें जाट नेता भी बैठे थे और गुर्जर नेता भी बैठे थे, साथ ही साथ दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी वहाँ पर गए थे। तो इससे एक जाट और गुर्जर का जो विभाजन दिखाई दे रहा था वो भी दूर हो गया है। कल कुरुक्षेत्र में भी दोनों समुदाय के लोग बैठे थे। और जाट और गुर्जर की अगर बात करें हम, तो लोकसभा चुनाव में कम से कम दर्जन भर सीटों पर इनका प्रभाव है, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान की सीटों को, कुछ सीटों को मिला दिया जाए तो यानी मुकाबला लगभग बराबरी का है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की जो पकड़ है वो कैसरगंज यानी गोंडा से लेके और नेपाल की सीमा तक, जिसमें अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ये सब सीटें हैं, इन सब सीटों पर उनका प्रभाव है। तो इन सीटों को भी अगर मिला दिया जाए, जहां पर अगर मान लिया जाए कि बृजभूषण शरण सिंह के पकड़ है, तो वो भी तकरीबन 10 से 12 सीटें बैठती हैं। तो मुकाबला अब लगभग बराबरी का हो गया है। और दिलचस्प ये बात होगा देखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान या RSS इस बारे में क्या निर्णय लेता है कि बृजभूषण शरण सिंह वाली सीटें उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर जो क्षत्रिय और गुर्जर बाहुल्य वाली सीटें हैं वो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या वो इन दोनों के बीच में कोई बैलेंस निकालते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो सके। देखना होगा इस बात को। और आपको बता दूं कि 2 FIR दर्ज हुई है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जिसमें एक बालिग पहलवानों की तरफ से हुई है और एक जो है नाबालिग पहलवानों की तरफ से हुई है। और इसमें जो है 10 मामलों का जिक्र किया गया है, जिसमें 3 मामले जो है विदेश में हुए हैं, ऐसा कहा गया है, और 7 मामले जो हैं वो देश में हुए हैं। और ये सारे मामले जो है 2012 से लेकर 2022 के बीच, यानी पिछले 10 सालों के हैं। और आपको ये भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, जब MJ अकबर जो है वो MJ अकबर जो है मेरे साथ काम कर चुके हैं। जब मैं आज तक में हुआ करता था, वो इंडिया टुडे के चीफ हुआ करते थे, बाद में वो आज तक के हेडलाइंस टुडे के भी संपादक बने, लखनऊ आए भी थे, 1-2 बार मेरी उनसे मुलाकात है। तो वो जब इंडिया टुडे या दूसरे संस्थानों में रहे तो महिला पत्रकारों के साथ उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा था, और ये आरोप जो है प्रिया रमानी नाम के एक पत्रकार ने लगाया था। उस समर्थन में बाद में बहुत सारी महिला पत्रकार भी आईं, और उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जो है वो उनको दोषी माना MJ अकबर को, और कोर्ट के फैसले के बाद या उस दौरान जब ये मामला उठा था, तो इसी मोदी सरकार ने, जब वो नए आए थे 2014 में, उसके बाद की बात है ये, उस समय इनको विदेश राज्य मंत्री थे MJ अकबर, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के बारे में ऐसा नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं। लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान इस मामले का कोई न कोई सम्मानजनक हल जो है वो ज़रूर निकालेगा, जिससे आम आदमी में जो गुस्सा है, या खिलाड़ियों में जो गुस्सा है, या पहलवानों में जो गुस्सा है, वो कम हो सके। और इन महिला पहलवानों का, जिनकी रोते बिलखती तस्वीरें, रोते बिलखते वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्रोध आ रहा है, तो वो ये जो माहौल है ये ख़त्म होगा। तो बहरहाल एक चीज़ और है आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि जो तर्क दिए जा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे, तो इसकी तर्क की वजह ये दी जा रही है कि जो भी FIR हुई है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ,
पहली एफआईआर जो हुई है जो बालिग पहलवानों की तरफ से हुई है, उस एफआईआर में जो भी धाराएं लगाई गई हैं 354A 354D यानी छेड़छाड़ मोलेस्टेशन की जो धाराएं हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उसमें जो मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान है वो 3 से 5 साल का है। और दूसरी जो एफआईआर है जो पॉक्सो एक्ट के तहत है, जिसके बारे में बहुत से लोग कह रहे हैं कि जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग गया वो तुरंत जो है जो है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। कल ये बात राकेश टिकैत ने भी कही कि भाई सरकार कानून बना ले कि पहले पॉक्सो एक्ट लगेगा तो जांच करेंगे तब जो है गिरफ्तारी करेंगे, बाकी मामलों में गिरफ्तारी पहले हो जाती है, जांच बाद में होती है। इसमें जो है गिरफ्तारी जांच पहले हो रही है और गिरफ्तारी बाद में हो रही है। तो उसमें पॉक्सो एक्ट की जो धारा है वो भी 10 बताई जा रही है। और पॉक्सो एक्ट में भी अलग अलग धाराएं हैं जिसके तहत जो है 7 साल, 14 साल, आजीवन कारावास, फांसी की सज़ा, मृत्युदंड इत्यादि होती। निर्भया का केस था जैसे, उसमें मृत्युदंड भी दिया गया था। तो ये जो बताया जा रहा है, मैं कानून का जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने पूछा और जो मैंने देखा, पढ़ा, सुना सोशल मीडिया पर, अखबारों में, तो उसके हिसाब से जो पॉक्सो की धारा 10 है उसके अंतर्गत भी जो मैक्सिमम सज़ा है वो 7 साल की हो सकती है। तो कुल मिलाकर दोनों ही एफआईआर में जो मैक्सिमम सज़ा ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो इस पुलिस की जांच के बाद और अदालत में उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार के बाद अदालत जो फैसला करती है, अगर अदालत उनको दोषी पाती है तो उस स्थिति में इनको मैक्सिमम 7 साल की ही सज़ा हो सकती है, 3 से लेकर 7 साल तक की सज़ा। तो उसमें अब तर्क ये दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी उसी वक्त कि ये 7 साल से कम की सज़ा की धारा में अगर एफआईआर दर्ज की गई है तो पुलिस को अभियुक्त को गिरफ्तार करने की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, पहले जांच कर लेनी चाहिए। तो इसी तर्क का सहारा लिया जा रहा है। दूसरी तरफ इस बात को लेकर पहलवानों का दिल्ली पुलिस के ऊपर यह भी आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर इन धाराओं में जो है मुकदमा लिखा ताकि वो बहाना बना सके या वो बच सके ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस का अपना भी मॉरल होगा, दिल्ली पुलिस के जो भी अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं उनका भी अपना मॉरल होगा, उनके घर में भी परिवार होंगे, बच्चे होंगे, और उनको भी ये लगता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस जो है इस एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होगी, इस परीक्षा में फ़ेल नहीं होगी, और वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगी, और जो भी इस मामले की सच्चाई होगी, इस मामले की तह में जाकर वो उस वास्तविकता ढूंढ कर लाएगी। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।